Hello everyone and welcome back to Law After College. The judgment that we are going to do today is very important. It's a landmark judgment and relates with Article 19, Article 21, horizontal application of fundamental rights and vicarious liability of state. The case that we will be doing today is Kaushal Kishore versus State of UP. अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपकी प्रिपरेशन उतने अच्छे लेवल तक नहीं हुई है अभी, तो आप ले सकते हैं हमारे चैनल पे हमारे केस लॉस का डेडिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल। 3 मटेरियल्स प्रोवाइडेड है हमारे चैनल पे। सबसे पहला मटेरियल है लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ ऑल टाइम, जहां पे आपके 1950 से 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन्हें कवर किया गया है जजमेंट समरीज के फॉर्म में। उसके बाद आपको मंथली अपडेट्स के लिए जो 2025 के केसेस है राइट फ्रॉम जनवरी टिल योर एग्जाम, हर मंथ आपको एक पीडीएफ दी जाती है जिसके अंदर आपके एग्जाम रेलेवेंट केसेस कवर्ड हैं। साथ ही मॉक टेस्ट सीरीज भी स्पेसिफिकली फॉर क्लैट पीजी एग्जाम आपको देखने को मिल जाती है। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है और अब वो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं हमारा 20 मॉक टेस्ट वेरिएंट। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अभी भी चल रही है या इतनी अच्छी तरह नहीं हुई है लेकिन प्रैक्टिस करना फिर भी जरूरी है, तो आप ले सकते हैं हमारा 10 मॉक टेस्ट सीरीज वेरिएंट। अब चलते हैं हमारे केस की तरफ और देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप जानते हैं कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइडेड है उसके सबसे पहले आर्टिकल में जो है आर्टिकल 12, वो बात करता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमें स्टेट के अगेंस्ट में प्रोवाइडेड है। स्टेट ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे। तो जब भी स्टेट के अगेंस्ट में हमें फंडामेंटल राइट्स मिलती है, ये सिटीजन है और स्टेट के अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जब भी ये फंडामेंटल राइट्स हम किसी सिटीजन के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं तो सिटीजन टू सिटीजन जब ये फंडामेंटल राइट अप्लाई करती है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सिंपल सा मतलब है जब हम स्टेट के अगेंस्ट इन फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, वर्टिकल एप्लीकेशन। लेकिन जब हम किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इस फंडामेंटल राइट को अप्लाई करेंगे उसे कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इस केस में होता यह है कि यूपी के एक मिनिस्टर एक गैंग रेप विक्टिम के अगेंस्ट वो एक स्टेटमेंट निकालते हैं जो अपने आप में बहुत ही डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। अपनी स्टेटमेंट में वो ऐसा कहते हैं कि ये जो ब्रूटल इंसिडेंट हुआ है ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। उसके बाद इस केस में 3 इश्यूज आते हैं हमारे सामने। सबसे पहला इशू ये आता है कि अगर हम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं जो कि एक पब्लिक ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं मिनिस्टर्स, तो क्या मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वहां पे क्या हम स्टेट को वाइकेरियसली लायबल ठहरा सकते हैं या फिर नहीं। दूसरा यहाँ पे ये आता है कि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम सबको प्रोवाइडेड है आर्टिकल 19 के अंदर। लेकिन अगर कोई पर्सन मिनिस्टर है तो उसके पास क्या ये एब्सोल्यूट फ्रीडम है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उस पे नहीं लगेंगे। और अगर इस मिनिस्टर को स्टेट का पर्सन समझ के स्टेट के अगेंस्ट हम इस फंडामेंटल राइट को नहीं लगा सकते, तो क्या ये मिनिस्टर बीइंग अ प्राइवेट पर्सन हम अपनी फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट इस पर्सन के अगेंस्ट लगा सकते हैं या नहीं। तो ये 3 इश्यूज पे कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। सबसे पहले इशू पे कोर्ट ने कहा कि स्टेट को वाइकेरियसली लायबल नहीं ठहराया जा सकता। उसका रीजन ये है कि मिनिस्टर ने जो अपनी स्टेटमेंट दी ये उसने पर्सनल कैपेसिटी में दी। अगर वो ऐसी स्टेटमेंट देता जो कोई ऑफिशियल पॉलिसी के बारे होती या फिर कोई ऑफिशियल ड्यूटी को निभाते टाइम होती, तब हम इस मिनिस्टर को स्टेट के अंडर ले जाके स्टेट को वाइकेरियसली लायबल हेल्ड कर सकते थे। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे कोर्ट ने कहा कि फ्री स्पीच मिनिस्टर को भी अवेलेबल है लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी पर्सन हो, सबको ध्यान रखना पड़ता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का। And when we move to the third issue, see this case is a 5 judge bench decision और जो इसमें जजमेंट सुनाया गया था वो सुनाया गया था 4:1 से। तो जो लोन डिसेंटिंग जज थी इस केस में वो थी जस्टिस BV नागरत्ना। उन्होंने क्या ओपिनियन दिया वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने इस थर्ड इशू पे ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स मेनली इनका वर्टिकल एप्लीकेशन होता है, स्टेट के अगेंस्ट ही अप्लाई करती है। तो मेजॉरिटी जजेस ने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो सकता है। लेकिन जो लोन डिसेंटिंग जज थी इस केस में जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड देयर शुड बी हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 19 एंड 21 एज वेल।
तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें इस केस में से देखने को मिलती है वो ये है कि अभी तक पार्ट 3 की फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 में हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल थी? स्टेट के अगेंस्ट थी। लेकिन कुछ ऐसी राइट्स थी, जैसे आर्टिकल 17 की मैं बात करूं, जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट राइट है। ये जो राइट है ये हमें मिली है, ये हमें सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं मिली है। कोई प्राइवेट पर्सन भी अगर आपसे कोई अनटचेबिलिटी वाला एक्ट करता है तो वहां पे उसे भी लायबल ठहराया जा सकता है। तो आर्टिकल 17 इज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि हमारे इंडिया में हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स चल रहा था, लेकिन आर्टिकल 19 और 21 में हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन जनरली देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस केस से ये भी एक लीगल चेंज आ रहा है हमारी कंट्री में कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट लगेगी। क्या सिर्फ स्टेट को लायबल ठहराया जा सकता है या प्राइवेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है? नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।